हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये सब क्वेश्चन आने का पूरा उम्मीद है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग एकदम यहाँ दिमाग में लोड कर लीजिए, ताकि ये सब जितना भी हम 9 क्वेश्चन बता रहे हैं, 9 क्वेश्चन आपको आने का उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन जितना भी हम बताएंगे वो आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ तक हो आप कॉपी में अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि यही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बात समझ लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों को ये अभी एग्ज़ाम में आप लोगों को बस 1 मंथ का समय बचा हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तो हम एक एक क्वेश्चन हिंदी का समझा देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कर है ना, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक और उसके पक्ष में क्या तर्क थे। क्या है कहने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन का कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क थे। जो जाति प्रथा थे तो अंबेडकर साहब ने लिखे थे, तो उनके प्रति क्या भेदभाव था, क्या था। तो सबसे पहले हम समझते हैं जाति प्रथा की बात में। तो हम कहने का ये तात्पर्य है ना, जाति के पक्ष में इसके पोषक का तर्क होता है ना। इसका आधुनिक समाज क्या है, आधुनिक सभ्य समाज। आधुनिक सभ्य समाज के कहने का मतलब होता कि पहले का समाज है ना, क्या करते थे, कार्य और कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते थे। किसको मानते थे? श्रम और कुशलता। श्रम कार्य करने का मतलब कि श्रम मतलब काम करते थे, है ना। श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते थे। और चूंकि ये जाति प्रथा भी श्रम विभाजन की ही दूसरा रूप है। क्या है दूसरा रूप? क्या? श्रम विभाजन के ही दूसरा रूप किसका है? जाति प्रथा के ये दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन ही दूसरा रूप है। ये है दूसरा रूप, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या है ना कि कोई बुराई नहीं है। ये किसकी बात कर रहा है? जाति प्रथा को श्रम विभाजन से ही जोड़ा गया है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक किस विद्यमान की बात करता था और विद्यमान का स्वरूप क्या था। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका हम आंसर क्या देंगे? तो इसको लिखेंगे आधुनिक युग में। क्या बच्चों लिखना है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होता था। क्या होता था? आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी होना, मतलब कि पोषण की कमी, खाने पीने की कमी होना। इस तरह कह रहा है, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना, इस तरह की प्रथा को क्या करना? बढ़ावा देना लेखक के विचार में ही विद्यमान माना गया था। क्या माना गया था? लेखक ने ही जाति प्रथा को बढ़ावा देने के लिए ही इस पर विचार किए थे। कौन किए थे? तो लेखक विद्यमान को। अब ये कह रहा कि कार्य और कुशलता, कार्य एवं कुशलता की बात करें तो कार्य सही ढंग और कुशलता मतलब की करना, ठीक है, के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है? तो कार्य और कुशलता के लिए ही श्रम और विभाजन। श्रम मतलब मजदूरी, मजदूर को होना बहुत आवश्यक है ना। और जाति प्रथा को इसी तरह का दूसरा रूप कहा जा सकता है। इसी को क्या कहा सकता है? जाति प्रथा का दूसरा रूप कहा जा सकता है। ऐसे तर्क देकर जातिवादी व्यवस्था कामयाबी रखने का प्रयास सामाजिक उत्थान, मतलब ये सब क्या है? सामाजिक उत्थान में ये सब, और जातिवादी को उत्थान हेतु इसी को विद्यमान का स्वरूप कहा जा सकता है। इसी को क्या कहा जा सकता है? तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें 2 गो आपको सवाल पूछ लिया जाएगा। देखिए, या तो आपसे कहेगा 20वीं की दात शीर्षक की सार्थक स्पष्ट कीजिए, या तो आपसे ये भी क्वेश्चन रहेगा कि 20वीं की दात कहानी का सारांश लिखे। अब हम बात कर लेते हैं 20वीं की दात शीर्षक की सार्थक स्पष्ट कीजिए, या तो आपसे पूछेगा कि 20वीं की दात कहानी का सारांश लिखें। तो आपको जो ये आंसर है, तो इस दोनों में काम चलेगा। क्या करेगा? इस दोनों को आंसर में हम लिख सकते हैं। या तो आपसे सारांश पूछे या तो सार्थक पूछे। अगर सारांश की बात करते हैं 20वीं की दात की कहानी का सारांश लिखे, या तो 20वीं की दात
शीर्षक कहानी का सार्थक लिखें। तो इसमें दोनों को क्या होगा, आंसर आपको सही हो, यही लिखना होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि विश्व की दात शीर्षक महल और झोपड़ी की है। क्या है, विश्व की दात जो शीर्षक है ये कहा किसका है, महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। किसका है, महल और झोपड़ी की कहानी है। ठीक है, अब लिखेगा मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं। मतलब कहानी का ये है कि मदन ने जो खोखे का दांत तोड़े जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, है ना। तो अमीरों की कह रहा है ना कि अमीरों की प्रदर्शना प्रियता और गरीबों पर अनेक अत्याचार के विरुद्ध, है ना, किसके, अमीर के द्वारा गरीबों पर अत्याचार करने का आरोप है। चलिए ठीक है, अब विरुद्ध एक चेतावनी दी गई थी। क्या की गई थी, जो अमीर के लड़का, जो महल के लड़के होते थे, वो किसको दांत तोड़ दिए थे, तो मदन के जो दांत, खोखा के जो दांत तोड़ दिए थे मदन ने, तो महल वाले लड़के, झोपड़ी के लड़के क्या किए थे, दांत तोड़ दिए थे, है ना। तो इसमें एक चेतावनी दी गई थी, अत्याचार कर रहे थे तो एक चेतावनी दिया गया था। तो शख्स विद्रोह, और यही है इस कहानी का लक्ष्य। इस कहानी का जो लक्ष्य है मेन यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विश्व की दात इस सृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। क्या वो लिखेंगे कि इस कहानी से, अतः इस निसंदेह कहा जा सकता है कि विश्व की दात इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक है। अमीरों के विश्व की दात तोड़कर मदन ने जिस तरह ओजोन आग का परिचय दिया, मतलब कह रहा है ना, गरीब वो लड़के थे जो दांत तोड़े थे किसके, खोखा को, जो कि महल के लड़के थे। तो महल के, तो ये क्या परिचय दिए थे कि हम लोग भी गरीब, आप लोग से कम नहीं, यही हुआ। तो यह समाज की जाने कितने गिरधर लालों के लिए गलियारों की बात की थे। मतलब ये कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन का कि अगर ये कितने गरीबों को उत्साह किए थे कि नहीं, महल हो या तो झोपड़ी, हम लोग किसी से कम ही नहीं, और इसका यही गलियारों की बात की गई थी। अब कह रहा ना, इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मानिक माना था। क्या माना था कि ये सब चीज क्या हो, संदेश, ये इसको मार्मिक माना जाए कि नहीं, सही है कि कोई झोपड़ी के लड़का हो या तो अमीर का लड़का हो या महल की लड़का हो, कहीं किसी से भेदभाव नहीं करनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं, हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरा चौथा क्वेश्चन है कि कारा खोखा किन मामलों में अपवाद था। कारा ना खोखा किस मामले में अपवाद था। तो खोखा ने, सेना साहेब एक अमीर आदमी थे, सेना साहब थे जो एक अमीर आदमी थे। अभी हाल ही में उन्हें एक नई कार खरीदी थी। क्या की थी, एक नई कार खरीदी थी। कौन खरीदे थे, तो सेना साहब ने खरीदे थे। वे किसी की गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। मतलब किसी को वो अपनी गाड़ी के पास फटकने या तो चलने नहीं या तो देखने भी नहीं देते थे। ठीक है, अब कहीं पर भी एक धब्बा दिखाई जाए तो क्लियर और सफेद था। कहने का ये तात्पर्य है कि उनका जो गाड़ी था उनके पे कहीं धब्बा और न कहीं निशानी कोई था। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है आजादी थी, लेकिन खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। क्या था, खोखा था जो, क्या थे, खोखा थे जो उनके बुढ़ापे की आंखों के क्या थे, तारा था। इसलिए मिंजो से उन्हें काफ़ी छूट दे रखी थी। उनको क्या किए थे, जो खोखा थे उनको सेना साहब ने काफ़ी छूट दिया हुआ करते थे, काफ़ी छूट दे रखी थी। उनको आंखों के तारा होना, आंखों के तारा मतलब बहुत प्यारा हुआ करते थे। कौन थे, तो खोखा, किनको, तो सेना साहब की। ठीक है, एक मुहावरा भी बन जाएगा कि आंखों का तारा होना का मतलब ये भी होता है ना कि बहुत प्यारा होना। तो इसी को बात यहाँ कहा गया कि आंखों का तारा किनको था, तो खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों की तारा हुआ करते थे। ठीक है, तो उनको काफ़ी छूट दिए थे। तो खोखा ने जीवन के नियम का जैसे ही अपवाद था, और इसलिए यह स्वाभिमान था
कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, मतलब घर के नियमों का भी अच्छे से पालन करते थे। सेना साहब को भी उनको आंखों को प्यारा हुआ करते थे। तो ये आपको खोखा किन मामलों में अपवाद थे, तो आपको इसका आंसर यही लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, 5वां मेरा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है ना, 5वां क्वेश्चन कर रहा है, नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। कह रहा है ना कि नगरी लिपि, जो नगरी लिपि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको इसी सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा कि नगरी लिपि कब और सर्वदेशिक लिपि थे। तो कह रहा ना ईसा के, मतलब ईसा के 8वीं और 11वीं सदी में नगरी लिपि को पूरे देश में व्यक्त भी, अतः यह उस समय क्या कर रहा है, यह उस समय एक सर्वदेशिक लिपि थे। किनको, ईसा के पूर्व 8वीं और 11वीं सदी में नगरी लिपि को पूरा देश को व्यक्त, अतः उसे उस समय क्या इनको माने से सर्वदेशिक लिपि थे। अब यहाँ नेक्स्ट आ रहा है 6ठा क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे इनको भी देख लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार एक विद्वान व्यक्ति थे। देखिए यहाँ कह रहा है विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भागकर भारत आए थे। ईसा की 8वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर में अवंतित प्रदेश है ना, कहाँ पे, पूर्वोत्तर के अवंतित प्रदेश में इन्हें अपना शासन स्थापित किया था। कब, कहाँ किए थे, पूर्वोत्तर में, भारत के कहाँ, पूर्वोत्तर में। कब, ईसा के 8वीं शताब्दी में है ना, 8वीं शताब्दी में ये अवंती के प्रदेश में इन्हें अपना शासन स्थापित किया था। और बाद में कन्नौज, बाद में कहाँ पे, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। इन्हें मनिहार भोज, महेंद्रपाल आदि प्रतिहार शासक थे। उस समय जब गुर्जर प्रतिहार के समय में ही किनका, जो ईसा के 8वीं शताब्दी में इनको कन्नौज पर क्या कर लिए थे, ये शासन भारत के पूर्वोत्तर राज्य में कन्नौज में अधिकार कर लिया था। तो कौन कौन थे इनका जो शासक थे, जो मनिहार भोज थे, महेंद्रपाल प्रतिहार शासक थे। तो उस शासक के क्या, प्रतिहार शासक के नाम से ही हम जानते हैं। चलिए 7वां है मेरा क्वेश्चन कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा था। जब बहादुर, ये आपको से इसी टाइप का सवाल पूछ लिया जाएगा कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा था। तो चलिए हम इसका आंसर लिखेंगे कि बहादुर की आने से घर के सदस्यों का आराम मिल रहा था। क्या मिल रहा था, बहादुर के आने से घर में बहुत सदस्यों का क्या मिल रहा था, आराम मिल रहा था। घर पर खूब साफ और चिकना रहना, सभी कपड़ों को चमकाना सफेद दिखाई देता था। क्या मतलब, जब आए थे बहादुर के घर में जब आए थे तो सब लोग कहते थे आराम से रह रहा था और घर में खूब साफ और चिकना रहता था। ठीक है, अब कर रहा है निर्मला की, क्या कर रहा है, निर्मला की तबीयत काफी सुधार हो गई। किसका, निर्मला का था जो तबीयत काफी सुधार हो गई। अब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता था। क्या कर, जब निर्मला का तबीयत में सुधार आ गई तो क्या, कोई भी व्यक्ति घर के सदस्य स्वयं काम नहीं करता था, सभी बहादुर को आवाज देकर काम बताता था। मतलब कि किनको, बहादुर को आवाज देकर काम के लिए बुलाता था और कार्य को वह पूरा करता था। मतलब जो बहादुर था जो क्या करता था, वो अपने कामों को बहुत व्यवस्थित ढंग से करता था और सबकी बातों को मानता था और करता था। अब क्या रहना, सभी रातों में पहले ही सो जाते थे, लेकिन सवेरे 8 बजे पहले नहीं उठता था। जो भी सोता था वो 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। तो सारा काम कौन करता था, तो बहादुर ही करता था। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8वां है। कहा ना कि मछली और दीदी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिकअप कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से सवाल पूछ लिया जाता है इसका। चलिए कह रहा मछली और दीदी में क्या समानता था, दिखलाई पड़ी स्पष्ट करें।
कराना मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी जो स्पष्ट कीजिए। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको कहीं थोड़ा सा भी याद होगा तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ कराना, आदमी के चुंगल में आकर मछली काटने को विवश हो गई थी। क्या हो गई थी? आदमी के चुंगल में जब मछली काटने को विवश हो गई, मतलब जब आदमी को चुंगल में पकड़ा गई मछली तो मछली क्या हो गई? विवश हो गई काटने के लिए। ठीक है। पानी के अभाव में क्या करा? पानी के अभाव में अंगोछों में लिपट लिपट मछली लहर रही थी। क्या कर रही थी? तो पानी के अभाव में अंगोटन में लिपट लिपट कर क्या कर रही थी? लहर रही थी। तो दीदी क्या कर रही? दीदी कैमरा में करवट ले रही थी। क्या कर रही थी? जब मछली को काट रहा था तो मछली पानी के बगैर तड़प रहा था तो उनकी दीदी कैमरा में करवट ले रही थी, पहनी हुई थी। अब साड़ी को सर सर तक ओढ़े सिसक कर क्या कर, मतलब जो साड़ी था जो घूंघट में थी तो क्या कर रही थी? सिसक कर रो रही थी। सिसक कर रो रही थी कि मछली क्यों काटा। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठा। मतलब जब दीदी क्या की, जब मछली को काटा गया तो सिसक कर रो रही थी तो उनकी क्या हो गई? शरीर में सिहर उठा था। तो दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना दोनों में समानता यही दिखाई दी। जिस तरह से अगर मछली को काटा गया था तो तड़प रहा था, उसी प्रकार से दीदी क्या कर रहे थे कि घूंघट में सिसक कर रो रही थी। जिस तरह से मछली तड़प रही थी उस तरह से दीदी क्या कर रही थी? सिसक कर वो भी तड़प के रो रही थी। यही दोनों को समानता था। अब यहाँ पे देखिए, मछली को छूते हुए सीतू क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते ही सीतू को क्यों हिचक रही थी? क्योंकि सीतू मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था, क्योंकि उसे डर था कि मछली काट न ले। क्या कर रहा था? जब मछली को सीतू छू रहा था तो उसको हिचक रही थी, तो उसको सीतू मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसको डर था कि मछली कहीं काट न ले। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को 9 बताएंगे, तो 9 में आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऑल नोटिफिकेशन में करके सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के व्यू से कैसा लगा। तो हम आप लोगों को वही क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो हम ये भी आपको हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, वही सब्जेक्ट हम बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में ये सब सवाल ज़्यादातर आता है। तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बीच बताते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।